हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं राकेश कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके पसंदीदा लोकप्रिय एजुकेशन चैनल आर के बायोलॉजी क्लासेज सीखकर में। तो स्टूडेंट्स, अपन चर्चा कर रहे थे अपनी 12वीं एग्रीकल्चर बायोलॉजी का जो सिलेबस है वह चल रहा था, और थर्ड लेसन पर अपन चर्चा कर रहे हैं फसलों तथा भंडारण के प्रमुख कीट। तो इसमें अपन देख रहे थे, इससे पहले मैं 3 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ इसी पार्ट के। अगर आपने वह नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप इसे देख सकते हो, या अपने चैनल की प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हो। तो आज का जो वीडियो है उसमें अपन चर्चा करेंगे मुख्य रूप से 2 कीटों के बारे में। एक तो गेहूं का तना छेदक कीट होता है, और मेथी व सरसों का क्या होता है, मोइला कीट होता है। उनके बारे में आज अपन चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले कहूँगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर कोई चैनल पर पहली बार आया है तो वैसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। देखिए, गेहूं का तना छेदक रोग, जिसे वीट स्टेम बोरर भी कहते हैं। सबसे पहले तो अपन ने इसका वैज्ञानिक नाम, तो वैज्ञानिक नाम क्या होता है, सीसेमिया इन्फेरेंसिस का वैज्ञानिक नाम होता है। स्टूडेंट्स, आपको इसके नोट्स बनाने हैं कल वाले वीडियो के, ऐसा करता हूँ आपने बना लिए होंगे, उसी के आगे अपने को नोट्स चालू करने हैं। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे वैज्ञानिक नाम सीसेमिया इन्फेरेंस। फिर इसका जो गण आता है वह गण क्या होता है, लेपिडोप्टेरा गण इसका माना जाता है, और कुल होता है इसका नोक्ट्यूडी। ये 3 अपन मानते हैं, इन बातों का ध्यान रखना है। वैज्ञानिक नाम सीसेमिया इन्फेरेंस, गण इसका लेपिडोप्टेरा, और कुल होता है नोक्ट्यूडी। इनका स्टूडेंट्स ध्यान रखना है। फिर आगे अपन इस कीट के बारे में लिखेंगे कि यह कीट क्या होता है। इस कीट को गुलाबी सुंडी के नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन आ सकता है, गुलाबी सुंडी के नाम से किस कीट को जानते हैं, तो वह जानते हैं गेहूं का तना छेदक कीट को। भारतवर्ष मुख्यतः उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान तथा तमिलनाडु में यह मुख्य रूप से ये कीट पाया जाता है। फिर इसके मुख्य लक्षणों की अगर अपन बात करें, कीट के लक्षणों की, तो देखिए, इसका जो वयस्क कीट होता है सफ़ेद से भूरे रंग का, 10 से 12 mm क्या होता है, लंबा होता है, और पंख विस्तार 18 से 20 mm तक होता है पंखों की लंबाई। अगले पंखों के किनारों में काली लाइनें पाई जाती है, तथा पिछले पंख इनके क्या होते हैं, सफ़ेद होते हैं, जिनके आधार पर अपन इनकी पहचान कर सकते हैं। लक्षण के बाद में बात करते हैं इनके प्रमुख पोषक पौधे कौन से होते हैं जिनको ये नुकसान पहुंचाते हैं या खाते हैं। तो इस कीट का प्रकोप धान, मक्का, गेहूं, जौ, जवार, गन्ना, रागी आदि पर अधिक होता है। तो ये सारे इसके क्या कहलाते हैं, मुख्य पोषक पादप कहलाते हैं। अब बात करते हैं इस कीट के क्षति और महत्व की। तो इस कीट की जो सुंडी हानिकारक अवस्था है, जो कि पौधों के तनों में घुसकर क्षति पहुंचाती है। प्रारंभिक अवस्था में पौधों की मध्य कलिका जो होती है वह सूखकर मृत गोब यानी कि डेड हार्ट में परिवर्तित हो जाती है, तथा ऐसे पौधों में बालियां जो होती है वह सूखी हो जाती है और खोखली रह जाती है। यानी कि यह जो कीट होता है पादपों की बालियों को नुकसान पहुंचाता है। उसके बाद में अपन देखेंगे कि यह कीट अप्रैल से जुलाई तक गन्ने पर, और जुलाई से अक्टूबर तक धान पर ज़्यादा सक्रिय रहता है, और उत्तरी भारत में शुष्क मौसम में यह गेहूँ, मक्का और ज्वार पर भी क्या करता है, आक्रमण करता है। तो इन बातों का अपने को जरूर ध्यान रखना है। आगे अपन इसके जीवन चक्र की अगर अपन बात करते हैं इस कीट के, तो इसके जीवन काल में 4 अवस्थाएं यानी कि अंडा, सुंडी, कृमिकोष तथा प्रौढ़ अवस्था आती है। प्रौढ़ जो होती है मादा, वह पत्तियों तथा पत्तियों के आवरण पर समूह में, झुंड में पिता भी श्वेत रंग के अंडे देती है, पीले रंग के या सफ़ेद अंडे देती है, पीले सफ़ेद अंडे देती है। और मादा अपने जीवन काल में लगभग 400 तक अंडे देती है। तो ये ध्यान रखना है, मादा अपने जीवन काल में 400 तक अंडे दे देती है। और अंडों का जो उष्मायन काल होता है वह 7 से 10 दिन का होता है। उसके पश्चात अंडे प्रस्फुटित हो जाते हैं टेम्परेचर पाकर। इस कीट की सुंडी जो होती है वह हल्के रंग की होती है, जो अंडों से निकलने के बाद प्रारंभ में लीफ शीत को नुकसान पहुंचाती है। यानी कि छोटी जो अपन मान सकते हैं कि वनस्पति होती है उनको नुकसान पहुंचाती है। पूर्ण विकसित जो सुंडी होती है वह 25 mm लंबी, मोतिया या भूरे गुलाबी रंग की होती है। इसका शरीर चिकना, बेलनाकार तथा सिर काले रंग का होता है।
इसके शरीर पर गहरे रंग के धब्बे भी पाए जाते हैं। शरीर पर अपन देखेंगे कि गहरे रंग के धब्बे पाए जाते हैं। और इसकी जो लट अवस्था होती है ना, उसमें 20 से 30 दिनों की हो पाई जाती है। लट अवस्था 20 से 30 दिन की। पूर्ण विकसित सुंडी तने के अंदर ही कोशावस्था में बदलती है। जो पूर्ण विकसित अपन मानते हैं सुंडी जो होती है तने के अंदर ही कोशावस्था में बदलती है और कृमि कोश भूरे रंग का होता है, जिसकी लंबाई अपन देखें तो लगभग 12 mm के लगभग इसकी लंबाई मानी जाती है। इसकी लंबाई 12 mm के लगभग होती है और कोशावस्था में 7 से 12 दिन की इसकी होती है। कोशावस्था इसमें मिट्टी में चले जाते हैं नीचे से कोशावस्था। गेहूं की फसल में इसकी 4 पीढ़ियाँ होती है। फसल में इसकी 4 पीढ़ियाँ होती है। उत्तरी भारत में यह मार्च से नवंबर तक सक्रिय रहता है तथा जाड़े में सुंडी शीत निष्क्रियता में चली जाती है। यानी सर्दियों में अपन कहते हैं कि यह भूमि के अंदर चली जाती है, शीत निष्क्रियता को प्रदर्शित करती है। शीत निष्क्रियता अपन जानते हैं सर्दियों से बचने के लिए भूमि में गहराई तक चले जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर अपने को दिख रहा है इसका जो जीवन चक्र है, तने छेदक का जो जीवन चक्र प्रदर्शित हो रहा है। इसकी यहाँ पर 4 अवस्थाएं दिखाई दे रही है अपने को मुख्य रूप से, अंडा, लार्वा, कोष और ये प्रौढ़ अवस्था, ये अपने को प्रदर्शित हो रही है। तो ये क्या है, इसका जीवन चक्र है। ये अगर स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है तो नोट्स बनाते समय 1 मिनट जगह छोड़ देना, जब बुक अवेलेबल हो तो उससे अपना डायग्राम बन जाएगा। आगे देखिए, फिर इसी में अपन चर्चा करते हैं आगे अपन देखेंगे इसका जो प्रबंधन होता है वह कैसे होता है। तो प्रबंधन देखिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं शस्य प्रबंधन। तो फसल चक्र अपनाना चाहिए। शस्य प्रबंधन के लिए मुख्य रूप से क्या होता है, फसल चक्र, यानी फसलों को बदल बदल कर बोना चाहिए, उसे अपन फसल चक्र के नाम से जानते हैं। इसके साथ में मक्का या ज्वार के बाद गेहूं नहीं बोना चाहिए, यह भी इसका एक रीज़न माना जाता है। मक्का या ज्वार बोने के साथ गेहूं नहीं बोना चाहिए, कुछ अलग फसल बोनी चाहिए, जिससे यह कीटों का आक्रमण कम होता है। फिर मृत गोब यानी डेड हर्ट वाले पौधे को उखाड़ कर नष्ट कर देना चाहिए, यानी कि जिससे पादप जो होता है विखंडित हो जाता है, उसको उखाड़ कर अलग कर देना चाहिए। फिर जो जैविक प्रबंधन होता है उसमें देखिए, कीट की सुंडियों के नियंत्रण हेतु प्राकृतिक शत्रुओं जैसे ब्रेकॉन जेलिकी या ब्रेकॉन किलोनिस और ब्रेकॉन जेलिकी आदि के नियंत्रण हेतु उपयोग में लेना चाहिए। ये क्या करते हैं, ये इनकी कीट को क्या करते हैं, नष्ट करने का कार्य करते हैं। फिर रासायनिक प्रबंधन की अगर अपन बात करते हैं तो फसलों पर कीट का प्रकोप होने पर क्लोरपाइरिफॉस जो होता है वह 20 EC या क्यूनोलफॉस 25 EC दवाओं में से किसी एक का 0.05% का पानी के साथ घोल मिलाकर फसल पर छिड़काव करना चाहिए, उससे भी अपने को थोड़ी सी राहतें मिलती है। तो ये इसका मुख्य रासायनिक प्रबंधन था। तो ये अपने गेहूं का तना छेदक रोग के बारे में जानकारी थी। आगे अपन जानकारी प्राप्त करेंगे जो अपना मेथी व सरसों का मोइला जो कीट होता है उसके बारे में। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखिए, जो गेहूं का तना व छेदक रोग है उसके नोट्स बहुत ही साफ सुथरे बनाने, और मेरे पास आप लोग नोट्स बनाकर उसकी कॉपी ज़रूर भेजेंगे। तो आगे देखिए, वैज्ञानिक नेम की बात करते हैं। मेथी व सरसों का जो मोइला रोग है उसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है, लिफेपिस इरिसाइमी होता है। गण इसका हेमिप्टेरा होता है, और कुल की अगर बात करें तो वह एफिडिडी इसका कुल माना जाता है। कुल क्या होता है, एफिडिडी। अब देखिए आगे अपन इसकी मुख्य बातें। यह जो कीट होता है मुख्य रूप से अपन देखें तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात, कर्नाटक और राजस्थान में पाया जाता है। तो ध्यान रखना कहाँ, यूपी, MP, पंजाब, महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात, कर्नाटक और राजस्थान में पाया जा रहा है। इसके मुख्य लक्षणों की अगर अपन बात करते हैं कि लक्षण कौन कौन से इसमें पाए जाते हैं, तो वो देखिए, इसका प्रौढ़ यानी कि जो वयस्क होता है पंख युक्त होता है तथा पंखहीन दोनों प्रकार के हो सकते हैं, यानी पंख युक्त भी हो सकता है और पंख विहीन भी हो सकता है। इनका जो शरीर होता है वह आकार में क्या होता है, छोटा, लगभग 1/10 सेंटीमीटर अपने मान सकते हैं। कोमल होता है, लंबा, कोमल, रंग हरा तथा हल्का स्लेटी कलर का भी होता है। इनके पंख कैसे होते हैं, पारदर्शक होते हैं। पंख पारदर्शी होते हैं, जिनमें अगली जोड़ी जो होती है पंख वह बड़े होते हैं और पिछले क्या होते हैं, छोटे होते हैं। इनके वक्ष
निम्न तल पर 3 जोड़ी जो टांगे होती है वह उपस्थित होती है। इनका उदर जो होता है वह 9 खंड का होता है। इनके उदर की अगर अपन बात करते हैं तो इनका जो उदर होता है वह 9 खंड का होता है, और जिसके प्रत्येक खंड में मोम ग्रंथियाँ पाई जाती है जो मोम का स्राव करती है। और अंतिम खंड के पिछले सिरे पर, अंतिम जो खंड होता है उसके पिछले सिरे पर गुदा या एनस होती है, जिससे मल मधु स्त्राव के रूप में निकलता है। मल भी त्यागा जाता है और मधु स्त्राव के रूप में वह होता है। तो ये अपन इसके मुख्य लक्षणों की बात करते हैं। फिर आगे इसके क्षति और महत्व की अगर अपन बात करें तो देखिए कि यह नवंबर के अंतिम सप्ताह या दिसंबर के प्रथम सप्ताह से फसल पर दिखाई देने लगता है। या तो नवंबर के अंतिम सप्ताह में या अपन कहेंगे दिसंबर के प्रथम सप्ताह में दिखाई देने लग जाता है, तथा फरवरी में संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ज़्यादा हो जाती है। और इस कीट के जो शिशु होते हैं ना तथा वयस्क दोनों ही क्या कहते हैं, हानि पहुंचाने का कार्य करते हैं। शिशु और वयस्क दोनों हानि पहुंचाते हैं। ये कीट पौधों की जड़ों को छोड़कर से सभी भागों से रस चूसते हैं। यानी कि ये कीट जो होते हैं पादप की जड़ों पर आक्रमण नहीं करते हैं, और अन्य जो वायुव्य भाग वगैरह होते हैं या ऊपरी प्ररोह भाग होते हैं उनसे रस चूसते हैं, तथा पौधों पर स्थायी रूप से समूह में चिपके हुए भी रहते हैं। इनका सबसे अधिक जो प्रकोप होता है, इन कीटों का जो सबसे अधिक प्रकोप अगर देखें, अधिक प्रकोप तने के मुलायम भागों तथा फलियों पर होता है। जड़ें अपन कहते हैं हार्ड होती है, इसलिए उस पर यह प्रकोप नहीं डालते। सबसे अधिक प्रकोप तने के मुलायम भाग या उनकी जो फलियां होती हैं उन पर पहुंचाते हैं। इनके प्रकोप से पौधों की बढ़ावर जो होती है वह रुक जाती है, यानी ग्रोथ होती है वह रुक जाती है, और पौधे पीले पड़कर सूखने लगते हैं। इसके साथ ही इनमें शाखाएं जो होती है वह भी कम लगती है। ये कीट अपने शरीर से मधुस्राव भी निकालते हैं, जिसमें काले कवक का आक्रमण भी हो जाता है। इस प्रकार से ग्रसित पौधों पर फलियां भी कम लगती है, और इसके साथ ही साथ तेल की मात्रा में भी क्या आती है, कमी आती है। ये अपन मानते हैं कि इसके मुख्य है। अब आगे देखिए इसमें जीवन चक्र की बात करते हैं कि इसका जीवन चक्र कैसा होता है। तो जीवन चक्र में देखिए इस कीट का जीवन चक्र मैदानी तथा पहाड़ी भागों में अलग अलग प्रकार से चलता है। अगर ये कीट मैदानी भाग में है तो जीवन चक्र अलग होगा, और पहाड़ी क्षेत्र में इसका जीवन चक्र अलग होता है। मैदानी क्षेत्रों में जो मादा कीट है अंडे नहीं देती है, बल्कि सीधे शिशुओं को जन्म देती है। ध्यान रखिए, मैदानी क्षेत्रों में रहने वाला जो मादा कीट होता है वह अंडे नहीं देती है, बल्कि सीधे शिशुओं को जन्म देती है। अतः दो ही अवस्थाएं, शिशु और प्रौढ़ अवस्था, उनमें दिखाई देती है। जबकि जो पहाड़ी क्षेत्र वाले होते हैं कीट, वह क्या होते हैं, उनमें मादा अंडे देती है, जिसके कारण 3 अवस्था, अंडा, शिशु और प्रौढ़ यानी कि वयस्क अवस्था पाई जाती है। ये बात जरूर ध्यान रखनी है अपने को जीवन चक्र में कि मैदानी क्षेत्र की मादा कीट अंडे नहीं देती है, सीधे शिशुओं को जन्म देती है, जबकि पहाड़ी क्षेत्र की जो मादा होती है वह अंडे देती है। फिर आगे अपन बात करते हैं कि जो माहू कीट होता है, माहू कीट शुरू में नवंबर दिसंबर के महीने में सरसों के पौधों पर दिखाई पड़ते हैं। सरसों के पौधों पर दिखाई पड़ते हैं। इनमें से मादा कीटों की संख्या क्या होती है, अधिक होती है। मादा सीधे शिशुओं को जन्म देती है, जो शिशु होते हैं उनको जन्म देती है, और इस क्रिया को अपन अंड जरायुस्ता कहते हैं। इसे अपन क्या कहते हैं, अंड जरायुस्ता के नाम से जानते हैं। जरायुज अपन उसे कहते हैं जो शिशु को जन्म देते हैं, और अंड जरायुज उसे कहते हैं जो अंडे और शिशु दोनों को जन्म देते हैं, उसे अंड जरायुस्ता कहते हैं। तथा कीटों को अंड जरायुज कहा जाता है, अर्थात जो अंडा तथा बच्चे दोनों देते हैं उन्हें अपन कहते हैं मादा कीट। माने मादा कीट 2 प्रकार से शिशुओं को जन्म देती है। मादा कीट जो होती है 2 प्रकार से शिशुओं को जन्म देती है। एक तो नर से संभोग करने के पश्चात, यानी कि मैथुन क्रिया निषेचन के पश्चात जन्म देती है। एक इनमें अनिषेक जनन की प्रक्रिया भी होती है, यानी कि नर से बिना संभोग किए भी इस क्रिया को यह कर सकते हैं, जिसे अपन अनिषेक जनन कहते हैं। अनिषेक जनन जैसा कि नाम से प्रकट होता है, अनिषेक जनन बिना निषेचन के, तो बिना निषेचन के अगर नई संतति बनती है उसे अनिषेक जनन कहते हैं। अब आगे देखिए कि इस प्रकार से थोड़े ही समय में इनकी संख्या काफ़ी बढ़ जाती है। इनका जो शिशु होता है 3 से 7 दिन के
अंदर ही प्रौढ़ कीट में बदल जाते हैं तथा पुनः बच्चे देना शुरू कर देते हैं। किंतु फरवरी से यह पंख युक्त होते हैं, जिससे एक स्थान से दूसरे स्थान तक उड़कर जा सकते हैं और मैदानों में इनकी कई पीढ़ियां अपने को देखने को मिलती है। इन बातों का भी अपने को विशेष ध्यान में रखना है। अब देखिए यहाँ पर जो ये डायग्राम है ये प्रदर्शित कर रहा है इसके जीवन चक्र को, मोला कीट का जीवन चक्र। तो यहाँ पर अब आप लोग देख रहे होंगे, सबसे पहले अपन देख रहे हैं यह क्या है, इसके अंडे हैं। यह क्या है, इसके अंडे हैं। ये अपन मानते हैं कि इसके अभ्रक वगैरह, और ये इसकी प्रौढ़ अवस्था अपने देख रहे हैं। ये इसकी प्रौढ़ अवस्था देख रहे हैं। और यह तो कब अवस्था आती है, जब अपन कहते हैं कि यह अंडों से विकसित होते हैं। जब अभ्रक यानी कि शिशु, और शिशु से यह वयस्क है। तो ये दो अलग अलग प्रकार के अपन इनमें देख सकते हैं। मैदानी क्षेत्र के और पहाड़ी क्षेत्र के अलग अलग माने गए। तो ये इनका मुख्य जीवन चक्र है। उसके पश्चात आगे देखिए अपन इसके प्रबंधन की बात करते हैं। तो प्रबंधन में अपने को पता है, सबसे पहले अपन क्या देखते हैं, सस्य प्रबंधन। प्रबंधन की फर्स्ट हेडिंग लगाना सस्य प्रबंधन। तो सरसों की बुआई जल्दी कर देनी चाहिए, ताकि जिस समय नवंबर दिसंबर में कीटों का आक्रमण हो तो पौधे काफ़ी बड़े होकर उनके आक्रमण को सहन कर सके। क्योंकि अगर कीटों का आक्रमण छोटे पादपों पर होता है तो ज़्यादा नुकसान होता है, बड़े पादप उसको सहन करने की क्षमता रखते हैं, इसलिए नुकसान कम होता है। इसके अलावा तो एक तो यह करना चाहिए अपने को, समय से पहले बुआई कर देनी चाहिए। दूसरा, प्रतिरोधी किस्में जैसे AGH1 तथा टाइप 101 बोनी चाहिए। ये एक प्रतिरोधी किस्म होती है, इसको बोना चाहिए। फिर अपन बात करते हैं जैविक प्रबंधन की। तो जैविक प्रबंधन का मतलब क्या होता है, माहू कीट के प्राकृतिक शत्रु जैसे लेडी बर्ड, बीटिल, एफिड, लायन इत्यादि को नियंत्रण हेतु उपयोग में अपने को लेना चाहिए। रासायनिक प्रबंधन की अगर अपन बात करते हैं तो देखिए, फसल पर कीट का प्रकोप होने पर जो मेलाथियन रसायन आता है उसका 5% या क्यूनोलफोस 5% धूल दवाओं में से किसी, धूल हैं दोनों दवाओं में से किसी एक का 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से फसल पर छिड़काव कर देना चाहिए। यानी कि या तो अपन कहते हैं मेलाथियन 5% या क्यूनोलफोस 5%, इनमें से किसी एक का 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से फसल पर छिड़काव करना चाहिए। इसके अलावा आगे अपन देखें कि जहां पानी की सुविधा हो वहां कीट प्रकोप होने पर डाईमिथोएट 30 EC या मिथाइल डिमेटोन 25 EC 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से, या थायोमिथोक्सोम 25 WG 100 ग्राम, या एसीफेट 75 SP 750 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से उचित पानी में मिलाकर फसल पर छिड़काव करना चाहिए। ये सभी अपन मान रहे हैं कि नाम के आगे ये WG या एसीफेट 75 SP वगैरह ये लग रहे हैं, तो ये इनकी एक तरह से अपन मान रहे हैं कि इनकी क्वालिटी के आधार पर ये नाम है दिए गए हैं, ब्रांडेड नेम है इनके। आगे अपन देखेंगे इसके अंदर कि जो आगे जो कीट दे रखे हैं, इसके बाद 2 कीटों के बारे में अपन ने चर्चा कर ली है। अगला जो कीट होगा अपना दीमक होगा, जिसके बारे में अपन अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आज के इन दोनों कीटों के अच्छी प्रकार से नोट से बना लीजिए। वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना है फ्रेंड्स, क्योंकि स्टूडेंट्स जितना शेयर करोगे उतना ही आपको भी फ़ायदा होगा और अन्य जो एजी बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं उन्हें भी इसमें फ़ायदा ज़रूर होगा। और जो चैनल पर पहली बार आए वह सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो के लिंक में आप पहले वाले जो अपने वीडियो हैं उन्हें भी आप ज़रूर देख सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में आगे वाले कीट, दीमक, खपरा, ब्रिंग उनके साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।